Hello everyone. Now we come to the implied conditions and implied warranties. See, it is not always necessary that the conditions and the warranties need to be expressly said. Okay, we can interpret by the facts and circumstances of the case कि whether it is a conditions or whether it is a warranty. So first we'll start with implied conditions. So there are various circumstances in which there is implied conditions. First, implied conditions as to title, in which it is presumed कि if I as a buyer, मैं एक शॉप में गई हूँ सेलर के पास, so I know that the seller has the full authority to sell that good. ठीक है, मैं ये उसको नहीं presume कर रही हूँ कि उसके पास जो है वो चोरी का सामान है. ओके, मेरे को पता है कि जो सेलर है उसके पास पूरा राइट है उस गुड्स को सेल करने का. ओके, बट सपोज if I purchase the goods from the seller, okay, and the good was found that it was stolen one. ठीक है, बाद में मुझे पता चलता है कि ये जो goods थे that was stolen goods. So in that case I have the authority that I can repudiate the contract. मैं तुरंत उसको कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करूंगी एंड जो भी डैमेजेस होंगे उसको भी क्लेम करूंगी, बिकॉज यहाँ पे जो टाइटल था दैट वाज नॉट द राइट टाइटल. सेलर के पास वो टाइटल नहीं था. ही वॉज नॉट द ट्रू ओनर ऑफ दैट गुड. एज इन केस ऑफ रॉलिन वर्सेस डेविल, इन दिस जो सेलर होता है वो अपनी कुछ गुड्स सेल करता है टू द बायर, एंड इन दैट इट वॉज फाउंड कि जो सेलर होता है दैट ही वॉज नॉट द ट्रू ओनर. सो नाउ द बायर हैज द राइट दैट ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज ही कैन क्लेम द compensation. Now we come to the second, that is section 15, which talks about the implied conditions as to description. As we all know कि when we go to the shop, वहां पे शॉपकीपर जो होता है हमें प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन देता है उस गुड्स का. ठीक है, कि भाई सपोज वो गुड्स अगर वहां पे नहीं है उस टाइम एंड उस गुड्स का डिस्क्रिप्शन मुझे बताया कि हाँ ये क्वालिटीज है इसमें, ये बहुत अच्छा है, ये गुड्स ये क्लोथ है वो बहुत कंफर्टेबल है एंड कोई एकदम गारंटी है, कलर नहीं छोड़ेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा. सो ऑल दीज आर डिस्क्रिप्शन. बट व्हेन द एक्चुअल गुड वाज सप्लाइड, जो मुझे एक्चुअल गुड मिला दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. जो डिस्क्राइब किया गया उस गुड्स के बारे में और जो मुझे एक्चुअल चीज मिला वो दोनों डिफरेंट था. So in that case, the buyer has the authority and the right that he can repudiate the contract. As in the case of Verley versus Whip, in this there was a description about the machine कि there's a machine and it was like कि बहुत अच्छी machine है, ये एकदम problem नहीं, एकदम नई machine है. But when it was delivered, that machine was delivered, it was found that the condition of the machine was not for the purpose जिसके लिए वो लिया गया था. ओके, वो उस पर्पस के लिए थी ही नहीं, बहुत बुरी कंडीशन में थी. देन इन दैट केस द बायर हैज द अथॉरिटी दैट ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, वन मोर केस, इन रीमोरे केस देयर वाज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द गुड्स. ठीक है, यहाँ पे सेलर बोलता है कि मैं 3000 टीन्स आपको सप्लाई करूंगा एंड हर एक कैरेट में 30 टिन्स रहेंगी. ओके, दिस वाज द डिस्क्रिप्शन. But when the goods was delivered, it was found कि there was 24 tins in every carrot. Okay, यहाँ पे 30 tins की बात हुई थी, but actual में 24 tins के carrot सप्लाई हुए. So this was breach of condition because यहाँ मुझसे बोला गया कि मुझे 3000 tins मिलेंगे और per 30 रहेंगे, but यहाँ पे तो वो number of tins कम है. So in this the buyer has the right that he can repudiate the contract. Okay. Now we come to the next topic, that is section 16, that rule of doctrine of caveat emptor. So what is caveat emptor? In this, the rule of caveat emptor means that the buyer should be beware. In this, it is a general rule कि जो buyer होता है वो कोई भी शॉप में जाएगा. Okay? देन इन दैट केस वो प्रॉपरली उस गुड्स को एग्जामिन करेगा, उसको देखेगा कि वेदर दैट गुड इज suitable for my purpose or not.
ठीक है, वो पूरा अच्छे से एग्जामिनेशन कर लेगा और रिक्वायरमेंट जो होगी वो पूछ लेगा, देन ओनली ही विल परचेज दैट गुड। ठीक है, ये जनरल रूल है। फिर उसके बाद सेलर नहीं बोलेगा, सेलर बोलेगा भैया आप हमारी शॉप में आए थे, आपने देखा था, सब अच्छे से एग्जामिनेशन कर लिया था, अब मैं वापस नहीं लूंगा गुड्स को। इन दिस द बायर कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज उसने यहाँ पे प्रॉपरली एग्जामिन करके गुड्स को परचेज किया था। दिस इज द रूल ऑफ केवेट एम्प्टर। Now the exception to this rule, which is the rule of caveat vendetta. ठीक है, this is in this the seller will be made liable. Okay, so section 16 subclause 1 is the first exception which talks about the implied condition as to the quality or the fitness. ठीक है, यहाँ पे in this case buyer shop में गया, okay, and शॉपकीपर से बोला कि भैया मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए एंड आई एम रिलाइंग ऑन योर स्किल एंड डेवलपमेंट, आप मुझे अपने अकॉर्डिंगली जो बेस्ट चीज है वो मुझे दो और मेरी रिक्वायरमेंट्स ये है। ओके, यहाँ पे बायर शॉपकीपर के पास जाके वो पर्पस और वो रिक्वायरमेंट्स बताता है। ओके, देन इन दैट केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर कि जो रीजनेबल क्वालिटी और फिटनेस होगी उस गुड की वो उसको सेल करे। ओके, देन इन दैट केस अगर कोई भी ऐसी ब्रीच होती है द बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज एज देयर वाज अ केस इन प्राइस वर्सेस लास्ट, इन दिस ए सेलर होता है, बी बायर होता है। बायर शॉप में जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे हॉट वाटर बॉटल चाहिए। ओके, एंड सेलर बोलता है हाँ दिस इज हॉट वाटर बॉटल बट प्लीज यूज ओनली हॉट वाटर एंड डोंट यूज बॉइलिंग वाटर। ठीक है, वो उसको बताता है कि आप बॉइलिंग वाटर मत यूज करना, आप हॉट वाटर यूज करना। बायर उसको ले गया, उसको यूज किया, उसने हॉट वाटर डाला एंड द बॉटल गॉट बर्स्ट, बॉटल फट गई एंड इंजरी हो गई। देन इन दैट केस बायर कैन रेप्यूडिएट और वो तुरंत जाके उस गुड्स को वापस कर देगा बिकॉज द बॉटल थी दैट वाज नॉट फॉर दैट पर्पस, उसकी क्वालिटी वाज नॉट फॉर द हॉट वाटर बॉटल। सो यहाँ पे ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जो बेसिक चीज है, जो क्वालिटी और फिटनेस की बात है, वो उस बॉटल वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही थी। ओके, एज वाज अ केस, अ बर्न केस, इन दिस बायर जाता है सेलर की शॉप में एंड वो ब्रेड्स खरीदता है, बन खरीदता है एंड जैसे ही उस बन को वो खाता है देयर वाज अ स्टोन इन द बन जिसकी वजह से द टीथ गॉट ब्रोकन एंड उसके गम्स में इंजरी हो जाती है। देन इन दैट केस द बायर हैज द अथॉरिटी दैट ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जो इम्प्लाइड चीज है कि भाई ब्रेड किस लिए यूज होगी, फॉर ईटिंग पर्पस, तो वो ईटिंग पर्पस ही फुलफिल नहीं हो रहा है। वो जो कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है, दैट इज द इम्प्लाइड कंडीशन। वो बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे ब्रेड खानी है, तोड़ना नहीं है। ओके, सो दिस इज द ब्रीच ऑफ कंडीशन। इन दिस द बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बट देयर इज प्रोवाइजो टू दिस रूल। ओके, यहाँ पे हम शॉप में जा रहे हैं, हम शॉपकीपर से अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, वो हमें हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चीजें दे रहा है, हम अपने दिमाग नहीं लगा रहे। ओके, इन दैट केस द सेलर विल बी लायबल। बट सपोज आई वेंट टू द मॉल, ठीक है, वहां मैंने कुछ नहीं बोला, सेलर से कोई उसकी नॉलेज नहीं ली चीजों की एंड मैं जस्ट ट्रेडमार्क और उस ब्रांड के बेसिस पे कोई भी गुड्स परचेज कर रही हूँ। ओके, जस्ट बिकॉज मैं वहां पे गई, मैंने बैगेट का बैग लिया और मैंने वहां पे जो मुझे एग्जामिन करना था मैंने कर लिया एंड देन मैंने उसको ले लिया। ओके, सो इन दिस द सेलर विल नॉट बी लायबल बिकॉज मैं यहाँ पे सेलर से कुछ नहीं पूछ रही हूँ, उसकी स्किल या वो अपना मुझे कंडीशंस नहीं बता रहा, मैं सिंपली जो मुझे चीज चाहिए थी उस ट्रेडमार्क पे डिपेंडेंट होके, सोली उस ब्रांड पे डिपेंडेंट होके मैं चीजें परचेज कर रही हूँ। देन इन दैट केस सेलर विल नॉट बी लायबल। ओके, दिस वाज द प्रोवाइजो टू द
एक्सेप्शन कि भाई जो इम्प्लाइड क्वालिटी और फिटनेस की बात में, बट अगर हम यहाँ पे खुद एक ट्रेडमार्क पे रिलाय करके कोई भी सामान खरीद रहे हैं, then in that case seller will not be liable. Now we come to the second exception of the rule, caveat venditor. In this, the implied condition as to the mercantile quality. ठीक है, mercantile quality क्या होती है? which is essential for the marketing purpose or which should be fit कि आप उसको सेल कर सको. एक मार्केटेबल क्वालिटी वो क्वालिटी होती है विच इज कैन बी यूज फॉर द मार्केटिंग पर्पज एंड विच नीड टू बी फिट. ओके, सो इन दिस इफ द quality is not of marketable quality, then in that case the buyer can repudiate the contract. This has been provided under section 16 subclause 2, as in case of the ginger bottle case, that is Morley versus Fitch and Libbons. In this, buyer went to the shop, ठीक है, and उसने एक बॉटल खरीदी, जिंजर बॉटल खरीदी, and the moment he opened that bottle, the bottle got broken. ठीक है, वो बॉटल जाके टूट गई and he got injury. Now in this, the quality of the bottle was not of mercantile quality. वो एक जो पर्टिकुलर क्वालिटी होनी चाहिए बॉटल की कि वो टूटे ना एंड वो इंजरी ना दे बायर को, दैट क्वालिटी वाज मिसिंग इन दैट बॉटल. सो इन दिस केस द बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और वो उसको तुरंत वापस करेगा, उससे डैमेजेस लेगा. ओके, बिकॉज द गुड्स वाज नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी. ओके, as this has been provided under section 16 subclause 2, and there is proviso to this rule. ठीक है, suppose if there is a proper अगर बायर को प्रॉपर एग्जामिनेशन करने का टाइम मिला है उस गुड्स को एंड उसने प्रॉपरली उस गुड्स को एग्जामिन किया, अच्छे से देख लिया उसको, एंड जो पेटेंट डिफेक्ट होते हैं, विच इज पेटेंट मीन्स जो दिख जाते हैं इजिली, विच इज मैनिफेस्ट, एंड उसने जो पेटेंट डिफेक्ट थे वो सारी चीजें देख ली एंड देन ही परचेज दैट गुड. ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स ही कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि उसने सारे गुड्स को प्रॉपरली एग्जामिन किया और जो उसके पेटेंट डिफेक्ट थे जो वो सिंपली देख सकता था, उसको ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं मिला एंड ही एक्सेप्टेड दैट गुड. देन इन दैट केस बायर कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बट इन केस ऑफ लेटेंट डिफेक्ट, अगर कोई भी हिडन डिफेक्ट है गुड्स में जो कि आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स खरीदने के बाद आप उसको जब यूज करोगे तब वो डिफेक्ट आता है, देन इन दैट केस सेलर विल बी लायबल. ओके, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर प्रोवाइजो ऑफ 16 subclause 2. नाउ वी कम टू द लास्ट implied condition, that is implied condition as to the sample. Okay, which has been provided under section 17. सैंपल क्या है? सपोज जब हमें बहुत सारा कुछ गुड्स खरीदना होता है या परचेज करना होता है तो हम सेलर से बोलते हैं कि भाई मुझे पहले आप सैंपल दिखाओ. ठीक है, आई वांटेड टू नो कि जो सैंपल है उसको देख के ही मैं रेडी होऊंगा गुड्स लेने के लिए. ओके, सो यहाँ पे सेलर जो होता है वो सैंपल लाता है एंड वो बोलता है कि भाई दिस इज द सैंपल एंड दिस काइंड ऑफ गुड आई एम गोइंग टू सप्लाई. अब यहाँ पे वो सैंपल देख के एंड उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह देखा, वो बोला ओके ये रेडी है. तो नाउ जब गुड्स सप्लाई होते हैं, गुड्स उसने सप्लाई किया एज अकॉर्डिंग टू द सैंपल, सो देर आर 3 कंडीशंस. इट इज इंपॉर्टेंट कि जो बायर है वो जो सैंपल है और जो उसको बल्क पूरा प्रोवाइड हो रहा है गुड्स, उसको मैच करना चाहिए. ओके, प्रॉपरली सैंपल और जो प्रॉपर बल्क में गुड्स है उसको मैच करना चाहिए. एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बायर के पास कि वो आराम से उसको बैठ के मैच कर सके. एंड थर्ड, जो गुड्स होने चाहिए वो एक मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए. ओके, जो प्रॉपरली उसको देख के पता चल जाए. ओके, देन इन दैट केस इट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन. ठीक है, बट अगर इफ इन केस एज इन केस ऑफ वॉलिस वर्सेस प्रैट, इन दिस यहाँ पे सेलर ने सैंपल दिखाया इंग्लिश सैनफॉइन सीड का.
ओके ये बोला कि ये दिस इज इंग्लिश सैंडफोर्ड सीड्स एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस सीड्स ओनली. सो बायर ने देखा, बोला कि हाँ ये सीड्स तो अच्छे हैं एंड आई विल परचेज फ्रॉम यू द सीड्स. आफ्टरवर्ड्स जब एक्चुअल सीड्स आया, ओके, एंड जब बायर ने उसको टैली किया, उसको सैंपल से और बल्क से जब उसको मैच कराया, देन ही फाउंड कि इसमें जो एक्चुअल गुड्स मुझे डिलीवर हुआ है इसमें कुछ और चीजें एड ऑन है, विच इज द जायंट सैंडफोर्ड सीड्स, जो एक्चुअल इंग्लिश सीड्स नहीं है बट ये जायंट सैंडफोर्ड सीड्स है. सो इन दिस द sample was not in correspondence with the bulk goods. यहाँ पे सैंपल से रिलेट नहीं कर रहा था. सो इन दिस केस द बायर कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल मुझे प्रोवाइड किया गया उसमें वो गुड्स टैली कर ही नहीं रहे थे. ओके, सो दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17. नाउ वी कम टू द इम्प्लाइड वारंटीज. ये तो कंडीशंस हो गई कि जिसमें हम तुरंत ही रेप्यूडिएट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म कर देंगे. Now we come to the implied warranties. There are two conditions. First, implied warranties to quiet possession. Okay, has been provided under section 14 subclause B. That is the implied warranty of the quiet possession. In this, if the buyer is purchasing the goods, then he knows that I am going to enjoy the goods and I have the right to enjoy the goods without any hindrance and disturbance. ठीक है, but अगर कुछ डिस्टर्बेंस या हिंड्रेंस हो रहा है उस गुड्स को यूज करने में, देन देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एंड बायर कैन क्लेम द कंपनसेशन. एज इन द केस ऑफ निबलेट वर्सेस कॉन्फेक्शनरी मटेरियल, इन दिस सेलर बोलता है 3000 टीन सप्लाई करने के ऑफ कंटेंट्स में. ओके, एंड द 1000 टिन्स वाज अंडर द ट्रेडमार्क ऑफ नेस्ले एंड कंपनी. नाउ द नेस्ले कंपनी क्लेम दैट देयर इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क. ठीक है, नेस्ले कंपनी बोलती है यहाँ पे जो नेस्ले कंपनी है ये मेरे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रही है. नाउ बायर क्या करता है, बायर को वो 1000 टिन्स के ट्रेडमार्क जो नेस्ले कंपनी के थे उनके लेबल्स को हटाना पड़ रहा है. ओके, वो सारे 1000 टिन्स के लेबल्स को उसने हटाया एंड देन एज टिन्स में लेबल थे नहीं तो नाउ ही नीड टू सेल दैट टिन्स इन द लोअर प्राइस. ठीक है, उसको सस्ते में बेचना पड़ रहा है. सो देर इज डिस्टर्बेंस ऑफ द क्वाइट पोजेशन. इन दिस द बायर कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम द सेलर. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 14 सबक्लॉज बी. नाउ वी कम टू सेक्शन 14 सबक्लॉज सी, which talks about the implied warranties against the encumbrance. Okay, in this, if the buyer is purchasing something, then that good must be free from all the charges and encumbrance. उसमें कुछ भी ऐसा कुछ पहले से charges नहीं होने चाहिए. Okay, if there is any such charges, then that charges need to be claimed from the seller. ठीक है, अगर ऑलरेडी उस गुड्स में कोई ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो कि पहले से सेलर को देने चाहिए लेकिन सेलर ने नहीं दिए, बिकॉज ऑफ दैट बायर को उस चार्जेस को पे करना पड़ रहा है, देन इन दैट केस द बायर हैज द राइट दैट ही कैन क्लेम द चार्जेस फ्रॉम द सेलर. ओके, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 14 सबक्लॉज सी. नाउ वी कम टू द लास्ट, एक्सक्लूजन ऑफ ऑल द इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन which has been provided under section 62, which talks about, suppose seller ने बोला कि मेरे पास गुड्स हैं एंड उस गुड्स में कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड बायर एक्सप्रेसली उसको बोलता है कि इट्स ओके, आई हैव नो इश्यू इन दैट, आई विल एक्सेप्ट द गुड्स विथ ऑल द फॉल्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने एक्सप्रेसली अग्रीमेंट कर दिया है, इन दैट केस जो भी हमने इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़ी, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट सेंस. ओके, यहाँ पे वो कोई भी इम्प्लाइड कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज बायर ने खुद एक्सप्रेसली अग्री किया है कि दो उस गुड्स में फॉल्ट है, देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट goods. This has been provided under section 62. That means the express agreement will prevail over all the implied conditions. Okay, so these were the implied terms and conditions. Thank you.